टॉक शुरू करें उससे पहले आई थिंक एक इन सिंपल टर्म्स हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि मीडिया क्या है, न्यूज़ क्या है और जर्नलिज्म क्या है। तो मीडिया जो है वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा मीडियम जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इन इट्स मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स मीडिया कहलाता है। उसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया जिसका आजकल काफ़ी बोलबाला है, और उसके साथ ही आउटडोर मीडिया भी होता है जिसमें बिलबोर्ड्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर होता है ऑल्टरनेटिव मीडिया, उसकी भी आजकल जो है वो काफ़ी डिबेट हमारे सामने है, स्पेशली जो फ़लस्तीन की जो अभी पूरी जंग रही उसके अंदर उससे उठने वाले जो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स थी, मीडिया प्रैक्टिसेस थी, वो चैलेंज हुई। और उसके अलावा भी आई थिंक जब से कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो साथ ही मैंने आपको देखा नहीं, तो जब से एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर जब से बातें होना शुरू हुई हैं, उस टाइम से ही आप समझ लें तकरीबन ऑल्टरनेटिव मीडिया की भी जो है वो एक डिबेट शुरू हुई है, जिसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अब आपको नजर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंतिफादा है, नवारा मीडिया है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो अब गार्डियन बल्कि आई थिंक उसका ऑल्दो बहुत डिफरेंट है, उसका जो मॉडल है, बट वो भी किसी तरह की डिबेट से निकला हुआ एक मीडिया का इदारा है, जिसमें ये हुआ कि हम किस तरह से पब्लिक को जो है वो फोकस में लेके आए और जो एक रेवेन्यू प्रॉफिट ड्रिवन मीडिया है उसको किस तरह से हम पीछे करें। इसके बाद आती है न्यूज़। न्यूज़ जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी खित्ते के किसी भी लोगों को, माशरे को इम्पैक्ट करता है, इसको डिफाइन किया जाता है उसकी प्रॉक्सिमिटी से कि कितनी करीब हुई, कितनी दूर हुई, कितनी रिलेटेबल थी, कितनी नहीं, टाइमलीनेस से कि वो अभी कितनी ज़रूरी है, कितनी नहीं है। तो ये मुख्तलिफ उसकी जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मिल मिला के जो है वो न्यूज़ बनती है। और फिर आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली एक न्यूज़ गैदरिंग, यानी ये न्यूज़ क्या है और उसको गैदर करने का तरीका क्या है, उसको जर्नलिज्म कहा जाता है। और उसको डिफाइन किया जाता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी से, ट्रांसपेरेंसी से। बाहर जर्नलिज्म, अब ये भी बाहर एक डिबेट है, लेकिन मार्क्सिस्ट सर्कल में ये माना जाता है कि जर्नलिज्म जो लफ्ज है वो निकला ही लफ्ज जर्नल से है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज निकाला करती है। तो यानी जर्नलिज्म का जो एक उसका जो ओरिजिन है वो है ही पॉलिटिकल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब आई थिंक ये डिबेट आपको अब बहुत सारे मीडिया कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाई जाती, ये ओरिजिन, ये हिस्ट्री जर्नलिज्म कि वो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी जो जर्नल्स निकालती थी, और उसके बाद जो है वो होते होते जाहिर जब तीन मेन मॉडल्स हैं मीडिया के, जिसमें से एक पॉलिटिकल मॉडल है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मॉडल, और फिर आया आपका लिबरल मीडिया मॉडल, जहाँ पे हम बेसिकली आज खड़े हैं। और आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इसी के ऊपर है कि जब लिबरल मीडिया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, जब न्यू लिबरलिज्म आया, रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर, इनके ज़माने में ये जो पॉलिसीज, और न्यू लिबरल मीडिया में ये हुआ कि एक बोलबाला हुआ प्राइवेट मीडिया। तो आज आप जितना भी मीडिया देखते हैं वो मोस्टली प्राइवेट मीडिया होता है, जिसमें जो स्टेट ओन मीडिया है उसको बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं बुरा समझा जाता है। उसको कहा जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जर्नलिज्म के, इन पे पूरा नहीं उतरता कोई भी ऐसा मीडिया जो पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल बात करे। ये हमारा आज का जो है वो एजेंडा है, जिसमें हम न्यू लिबरलिज्म ने किस तरह जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप किया, और उसमें मीडिया का क्या किस तरह से मीडिया उसमें जो है वो इम्पैक्ट हुआ, फिर मीडिया किस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना, और उसमें किस तरह के नैरेटिव जो है वो आना शुरू हुए, किस तरह की वैल्यूज जो है वो फिर मीडिया के अंदर सेलिब्रेट की जाने लगी, और क्लास डिस्कोर्स जो है वो किस तरह सिस्टमेटिकली मीडिया डिस्कोर्स में से या मीडिया प्रैक्टिस में से जो है वो निकाल दिया गया। तो सबसे पहली चीज़ न्यू लिबरल मीडिया में जो हुई वो एलियनेशन ऑफ मासेस थी।
कि जिसमें जो नैरेटिव था वो कॉर्पोरेट नैरेटिव्स आना शुरू हो गए, यानी जो कंज्यूमर है मीडिया का, यानी जो वर्किंग क्लास है, जो आम आदमी है, उसकी बात जो है वो ख़त्म हो गई, और जो कॉर्पोरेट्स का नैरेटिव था वो मीडिया के अंदर जो है वो उसको चलाना शुरू किया गया, उसका कैपिटल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया गया। जो फिर जो आपके सेंट्रल इश्यूज थे बहुत सारे, हम डिबेट करते हैं कि लेबर राइट्स के ऊपर कोई बात नहीं होती, आपके और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जिसमें कच्ची आबादियों के ऊपर हमने पूरी एक कराची बचाओ तहरीक से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है, तो किस तरह से उस पूरी डिबेट को, वो जो सारी मिसमारियाँ हो रही थी उसको, वो कितने लोगों को वो इम्पैक्ट कर रहा था। वो न्यूज़ ज़रूर थी इन इट्स इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ़ पीपल जो उसके अफेक्टेड हो रहे थे, लेकिन वो न्यूज़ नहीं बनी, क्योंकि उसके पीछे जो कैपिटल था, उन मिसमारियों के पीछे वो जो प्रोजेक्ट था, वो उन मीडिया इदारों को, कि जो मीडिया ओनर्स हैं उनके डायरेक्ट खिलाफ जा रहा था। तो वो इस तरह के काफ़ी सारे सेंट्रल इश्यूज हैं, वो या मिसिंग पर्सनस का इनफैक्ट काफ़ी इश्यूज हैं जो अब आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो निकल चुके हैं, उनके ऊपर अब बात नहीं होती। एक एग्जाम्पल इसमें मैंने मेंशन किया है, मीडिया कलूट किस तरह करती है। वो हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, अब आजकल जर्मनी में पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट की, प्रॉपर कोरॉबोरेटेड, जिसमें एक फैक्ट्री थी कराची के अंदर साइट एरिया में वो काम करती थी, और वो प्रोड्यूस करती थी गारमेंट्स H&M के लिए। यानी H&M बहुत बड़ा एक क्लोथिंग जायंट है वेस्टर्न ममालिक में, बहुत बड़ा ब्रांड है, और लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन होती है, उसका जो गारमेंट बनता है, वो आपके यहाँ से बन के जाता है। और जिन जिन फैक्ट्रीज़ को उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है, उसमें से एक फैक्ट्री को उसने इन्वेस्टिगेट किया था कि वहाँ पे लेबर प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं, और जितना H&M अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए जो उसकी पॉलिसीज़ थी लेबर के हवाले से, और ममालिक में वो कुछ और थी, और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज उसके लिए गारमेंट्स प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पे लेबर्स का क्या हाल था, वो शायद उसके ऊपर कोई ना बात होती है ना जिक्र होती है। और जब हुई तो ये मुझे याद है, ये कोई तकरीबन 4 घंटे मुश्किल से ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जो डिजिटल वेब का इदारा है, उस वेबसाइट पे ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, एंड विद इन 4 आवर्स इट वॉज टेकन डाउन। अब ये आपको कहीं, आप इसके लिए सर्च भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे साथी जो हैं उनको कॉल आती है, वो साहब अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो, आपको पता ही है कहाँ से हो सकते हैं, कैमरा चल रहा है, जैसे अम्मार ने बोला मुझे भी घर वापस जाना है, और मैं तो काम भी मेन स्ट्रीम मीडिया में करती हूँ। तो बहरहाल उनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आप हेड क्वार्टर आ जाएं, आप ज़रा पेश हों, आप बताएं आप क्या स्टोरियाँ करें। तो टर्न आउट कि जो फैक्ट्री ओनर था उसका कांटेक्ट था, और ये हर फैक्ट्री ओनर्स के, हर बिजनेस ओनर्स के अपने अपने ब्रिगेडियर साहब, मेजर साहब, कैप्टन साहब, ये सब राब्ते हैं। अगर कोई लेबरर उनके ख़िलाफ़ जाता है, यानी कोई अगर मूवमेंट खड़ी करते हैं आप, तो वो डराने धमकाने का काम करते हैं। अगर कोई सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट फाइल करता है, तो उस सहाफ़ी को भी फ़ोन करते हैं। तो ये एक कलूजन है प्रॉपर, और ये कलूजन सिर्फ वहीं नहीं ख़त्म हुई, ये फ़ोन सिर्फ सहाफ़ी को नहीं आता, ये फ़ोन मीडिया ओनर को आता है। उस वक्त वो क्या फ़ैसला लेता है, वो सीधा एडिटर को फ़ोन करता है, एडिटर को कहता है ये हटाओ, नहीं तो तुम्हारी भी नौकरी का सवाल है, और ये जो सहाफ़ी है इसकी भी नौकरी का, ज़िंदगी का, हर चीज़ का सवाल है। तो इस तरह से जो है वो न्यू लिबरल मीडिया में कलूजन होती है। और फिर ज़ाहिर है जो ब्रॉडर ट्रेंड है सप्रेशन का, उस पर हमने ऑलरेडी बात की है। मीडिया समझा जाता है एक, यानी क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा टूल है, तो वो रियासत का ज़ाहिर है एक क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी जो भी है रियासत की, वो उसको परपेचुएट करता है, उसको डिसेमिनेट करता है, उसको बनाए रखने की उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मीडिया जो है वो इट्स एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस, और इसी में जो है वो ज़ाहिर है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आते हैं, जब रियासत आपकी
ज़ाहिर है एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रही होती है, तो वो मीडिया भी जो है वो उसी तरह का रखना चाहते हैं, जिसमें जो मीडिया ओनरशिप होती है उसका ताल्लुक होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से, कि कौन जो है कितना ऐड देगा, अगर वो ऐड दे रहा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्टोरी लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और बड़ी अभी आई थिंक कल परसों की ही बात है, एक लिस्ट जो है वो निकली, पता नहीं क्या किसका सर्वे था, वो क्या था, बहरहाल उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने जो है वो तमाम दुनिया की जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ की एम्प्लॉयज़ से एक सर्वे फिल करवाया है, जिसमें हैप्पीएस्ट वर्किंग प्लेसेस कौन कौन सी हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकली, डॉन ने उस पर स्टोरी भी की। तो मुझे हुआ, हम कुछ नाम उसमें देख के जो है वो परेशान हो गए। हमारे साथी एक है जहांज़ेब, पीआईए में काम करते हैं, हमें उन्होंने बताया कि यार आपको पता है पाकिस्तान में पीआईए जो है वो इदारा उस लिस्ट में शामिल किया गया अमंग वन ऑफ द हैप्पीएस्ट वर्क प्लेसेस। बहरहाल तो वो तो काफ़ी गालियाँ वालियाँ देते हुए गए उस लिस्ट को। हमें ये आइडिया आया कि इट्स अनबिलीवेबल कि यार इस तरह से ये कौन सी लिस्ट है और ये कैसे इन्होंने जो है वो ये कर लिया। तो मैंने आइडिया पिच किया अपनी एडिटोरियल मीटिंग में कि यार हम इसको अनबिलीवेबल वर्क प्लेसेस जो हैं इस लिस्ट में, इसके ऊपर एक पोस्ट बनाते हैं। तो फ़ौरन जो है वो ये हुआ कि यार देख लें कोई ऐसा नाम ना चला जाए कि जो ऐड वैड देता हो। तो यानी ये एक इतनी हार्मलेस सी पोस्ट थी जिसके ऊपर भी हमें इतना सोचना पड़ा कि हम कौन से मीडिया के हम कौन से कंपनी का नाम ले सकते हैं, कौन सी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऐड देती। तो मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो ज़्यादातर जो उनकी ओनरशिप है वो माँ सिवाय आई थिंक दो इदारों के, डॉन और जंग ग्रुप, जो कि जिनकी जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी थोड़ी सी आप इसलिए मान लेते हैं क्योंकि जो उनका ओरिजिन है वो जर्नलिज्म ही से एसोसिएटेड रहा। डॉन का ये कि ऑल्दो इट वाज अ बिजनेस फैमिली, बट ये कि उनका जो जिस तरह से उन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया उसमें एडिटर इन चीफ जो है वो एक डिफरेंट उसकी वैल्यू होती है, या उसका उसका जो भी जिस उसमें परव्यू में वो ऑपरेट करता है वो डिफरेंट है। और जो कंपनी ओनर्स हैं उनकी बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन बहरहाल एक उनके अंदर उनका क्योंकि जर्नलिज़्म पे ही फोकस था, उनका जो ओरिजिन था वो यही था कि उन्हें जर्नलिज़्म करना है, तो आपको उनकी रिपोर्टिंग में एडिटोरियल स्टाइल में थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा आपको बाकी इदारों की बनस्बत। इसी तरह जंग ग्रुप के जो ओनर्स हैं, जंग ग्रुप के ओनर्स भी जो है वो बेसिकली ही वॉज अ जर्नलिस्ट। वहाँ से उन्होंने जो है वो एक मीडिया का इदारा शुरू किया और उसको फिर उन्होंने उन्हीं आइडियल्स के थ्रू वो करते गए। बट ऑब्वियसली व्हेन इट बिकेम अ बिजनेस तो बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आप उसमें देखते हैं आज भी, लेकिन ये कि थोड़ा सा इनका जो मैकेनिज़्म था वो डिफरेंट था। इसके इनके अलावा काफ़ी सारे मीडिया के इदारे ऐसे हैं कि जो शुरू ही उन लोगों ने किए कि जिनका असल बिजनेस कुछ और था। And I kid you not, a lot of them started media businesses क्योंकि उनके ऊपर स्टोरी होना शुरू हो गई थी and they needed influence कि किस तरह से हम ये जो स्टोरीज हमारे खिलाफ हो रही हैं हम इनको किस तरह से रोके, हम इतना इन्फ्लुएंस कैसे जनरेट करें कि मिनिस्टर हो या कोई भी हो वो बात करने से पहले भी जो है वो इस चीज को सोचे कि हम भी मीडिया का इदारा जो है वो ओन करते हैं। तो बहुत सारे अब आपके जो मीडिया ओनर्स हैं वो बेसिकली इस बिजनेस में आए जब उनको खुद इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ी। तो दिस इज टू द एक्सटेंट न्यूलिबरल मीडिया आपकी बिजनेस ओनर्स को या आपका जो एक स्टेटस वो है उसको किस हद तक वो प्रोटेक्ट करता है, उसको किस हद तक रीइंफोर्स करता है। So these are very stark examples कि पब्लिक इंटरेस्ट इन स्टेटस को। फिर ऑब्जेक्टिविटी जो है ना वो ऑब्जेक्टिविटी बारे में आई थिंक नहीं सही लफ्ज है, ऑब्जेक्टिव होने में मसला नहीं है। न्यूट्रलिटी की जो एक पूरी डिबेट है वो शुरू हुई न्यू लिबरल मीडिया के अंदर कि जिसमें न्यूट्रल होना, इम्पार्शियल होना जो है वो प्रोफेशनल समझा जा रहा है कि यानी जितने आप एपॉलिटिकल होंगे उतना ही आपको जो है वो
प्रोफेशनल समझा जाएगा, उतना ही आपको जो है वो इम्पार्शियल समझा जाएगा और उतना ही आप अच्छी जो है वो मीडिया या खबर जो है वो दे रहे हो। तो ये बड़ा कमाल हुआ न्यूलिबरल मीडिया में कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल तो रखना ही नहीं है मीडिया को। तो अब ऑब्जेक्टिविटी में सेल्फ ही होती है, और जो कि आई थिंक हर सहाफ़ी का एक उसकी जिम्मेदारी भी है कि अगर वो कोई चीज़ आवाम तक लेके जा रहा है तो वो ये इंश्योर करे कि वो प्रॉपर्ली कोलैबोरेटेड है, उसमें वो एविडेंस बेस्ड है। ये चीज़ें इंश्योर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिविटी किस चीज़ पे अप्लाई हो रही है और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आती हैं, ये डिबेट ज़्यादा बड़ी कि न्यूट्रल होना जो है वो अगर यही हो गया कि नहीं हम कोई साइड ऑफ द स्टोरी नहीं प्रेजेंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। दिस इज यू टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टांस। ये अपने अंदर एक पॉलिटिकल स्टांस होता है, लेकिन आपको वो डिबेट्स और उस स्पेस को इतना जो है वो खराब कर दिया गया कि ये डिबेट्स अब आपको मीडिया के इदारों में न्यूज रूम्स में होती भी अब नजर नहीं आएगी। इसी तरह से जो अगेन जब आपने पॉलिटिक्स निकाली मीडिया के अंदर से, तो जो क्लास के ऊपर सारी बात होती थी, जो वर्किंग क्लास की रिपोर्टिंग हुआ करती थी, जो इस तरह के इश्यूज जो है वो मीडिया तक आते थे, उनको जो है वो ये कह के खत्म कर दिया गया कि नहीं जी ये तो पॉलिटिकल आप तो एक्टिविज्म कर रहे, तो ये तो इश्यूज जो है वो अब मीडिया की वैल्यूज ही में नहीं आती। और इसी तरह जो है वो सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से जो है वो डिटैचमेंट इंकरेज की गई। तो अक्सर दफा ये होता है कि बहुत सारे मतलब एक ज़ाहिर मार्क्सिस्ट जो हमारा नजरिया है वो ये कहता है कि यार कोई भी इंसान इन आइसोलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, वो किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, वो जिस माशरे में रह रहा है, जिस क्लास में वो पैदा हुआ है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है, वो किस तरह दुनिया को परसीव करता है, इस पे उसका एक यानी उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेप करता है उस परसेप्शन को। तो अक्सर दफा ये होता है कि बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और वो जब रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि यू आर नॉट बीइंग ऑब्जेक्टिव, यानी आप अपनी क्लास से जो है वो डिसोसिएट करें। तो ये जो है वो ये भी एक न्यू लिबरल मीडिया के अंदर एक बहुत ही स्टाइफलिंग आपको क्या कहते हैं इन्वायरमेंट मिलता है, जिसमें अक्सर लोग सवाल करते हैं यार तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो। तो ये एक मजबूरी है वहाँ पे एक आम जर्नलिस्ट की, एक आम मीडिया वर्कर की, ये वो मजबूरियाँ हैं ये वो क्या कहते हैं पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि जिसमें आप इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। और साथ ही एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो क्लास के हवाले से फैलाई जाती है कि जिसमें आई थिंक एक बहुत बड़ी एग्जांपल होगी, मैं फिर से कराची बचाओ तहरीक का इसमें इसलिए एग्जांपल दूंगी क्योंकि वो एक पूरी डिबेट थी इंक्रोचर्स से अफेक्टीज की कि जो हमने स्टैब्लिश, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर इसके ऊपर वैसे ही बात हो रही थी क्योंकि जो गुजर नाला था उसका वो प्रोजेक्ट जो है वो FWO का था, अगर वो FWO का था, जो औरंगी नाले की मिसमारियाँ थी वो NLC देख रही थी, और ये दोनों आपको पता है किस इंस्टीट्यूशन के इदारे। सिंध गवर्नमेंट ने भी हाथ उठा लिया क्योंकि ये वो कैपिटल था जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तो इसके ऊपर बात करना मीडिया के अंदर, इसके ऊपर खबर चलवाना एक आप समझ लें एक इम्पॉसिबल काम था, और बहुत सारी तो ऐसी खबरें जो कवर नहीं हुई। उसका फिर हमने जब एक ऑल्टरनेटिव मीडिया में यानी सोशल मीडिया का हमने इस्तेमाल किया, जिसमें हमने बहुत पॉपुलर हमारा स्लोगन था अफेक्टीज नॉट इंक्रोचर्स। वो एक नैरेटिवाइजेशन जब हमने ऑल्टरनेट मीडिया से शुरू की तो कहीं जाके, और मेरे ख्याल से कई 100 मुजाहिरों के बाद कुछ सहाफ़ी हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा यार हम रिपोर्ट करेंगे इन तैयारियों में रहते हुए। वो रिपोर्ट भी मुझे मालूम है, मैं खुद एक मीडिया के दायरे में काम करती थी और मैं खुद कोई खबर नहीं लगवा पाती थी क्योंकि इतना सख्ती से जो है वो मना किया हुआ था, और साथ ही ऑब्वियसली मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, हर चीज़ जो है वो क्वेश्चन करते थे कि यार आप तो सहाफ़ी हैं नहीं, आप तो किसी मूवमेंट
के साथ एसोसिएटेड है, तो आप कैसे ये चीजें कर सकती हैं। तो बाहर ये इस तरह का पोर्ट्रेयल जो है ना वो फिर आपको बहुत कॉमन नजर आने लगता है न्यू लिबरल मीडिया के अंदर कि एक सर्टेन क्लास कैसे लाइफस्टाइल को अप्रोच करके, अगर वो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कर रहा है कोई, तो उस वो लाइफस्टाइल को कैसे अप्रोच करती है, वो किस तरह का लाइफस्टाइल देखना चाहती है, हम वो कंटेंट बनाएंगे। कौन से लोग जो है वो किस किस्म का क्या कहते हैं स्पोर्ट्स या इस तरह की ना लाइट न्यूज से वो आपको बॉम्बार्ड करेंगे, और जो हार्ड न्यूज है उसके ऊपर इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि हम मेरे ख्याल से आधे आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा जो है वो सिर्फ यही इंश्योर करने में लग जाता है कि जब स्टोरी फाइल होती है कि यार कुछ गलत तो नहीं जा रहा, सही जा रहा है नहीं जा रहा है हम नहीं देखते, कुछ गलत तो नहीं जा रहा। तो हम अब जो है वो हम काम, हमारा जो पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है वो इन पैराओं से डिफाइन हुई। और यकीनन जब इस तरह का आपका मीडिया होता है तो क्लास स्ट्रगल के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, उसको उन क्वेश्चंस को कि जिनके ऊपर क्लास स्ट्रगल चल रही है वो मीडिया के अंदर बिल्कुल भी जो है वो उनको कोई जगह नहीं मिलती। और आपको इनफैक्ट ये मेरे अपने अल्फाज हैं, आई थिंक कुछ ही दिन पहले हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट प्रोडक्ट ने मुझसे पूछा, हमारा एक केबीटी का पिछले ही बार को एक बहुत बड़ा मुजाहिरा था और गवर्नमेंट ने मुझसे पूछा कि यार तुम लोग खबर वबर नहीं लगाते, मैंने कहा तुम लोग काम करो, खबर बनाओ, लगा देंगे। ये मेरे अपने अल्फाज थे, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको जगह मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई और आते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार ये फलाना ना हमने फलानी इलाके में इतना घिनौना जो है ना वो एक क्राइम रिपोर्ट हुआ, वो घिनौना होता है, मैं उसका कर कुछ नहीं सकती। तो तुम पता लगवा लोगी, तुम अपने किसी रिपोर्टर से पूछ लोगी कि ये कवर हो सकता है या ये हुआ था या ये नहीं हुआ था। मेरी खाला मुझे मैसेज करके कहती हैं यार हमारे इलाके से फलाना बच्चा गायब हुआ है, और ये सब खबरें हैं, ये खबरें हैं, ऐसा नहीं है कि ये खबरें नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये खबरें हैं, कि ये आम लोग जो हैं ये कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो मीडिया पे आना जरूरी है। ये नहीं है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि इमरान खान को कितने केसेस में कब सजा हुई, किस जज ने, जिस अकाउंटेबिलिटी जज ने जो है वो खबर दी उसकी क्या हिस्ट्री थी, और जो है वो कोर्ट रूम में बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी या नहीं खा रही थी, ये खबरें हैं हमारी। तो जो डिबेट्स है मेन मीडिया के अंदर वो एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और एक स्ट्रक्चरिस्ट पर्सपेक्टिव है। मैं दोनों ही को जो है बहुत जितना छोटा करके मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली ये कहता है कि सोसाइटी जो है वो उसकी परतें हैं लेकिन वो इवनली ग्रो करती है। तो जो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट हैं मीडिया के, वो ये कहते हैं कि आप जब मीडिया को देखें तो आप इस अंदाज से देखें कि वो इक्वली ही ग्रो कर रहे हैं, कोई पावर डायनामिक नहीं है। तो आप जो है वो यानी मीडिया जो है, जो हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर स्लोगन भी है कि वो चौथा या पांचवा कौन सा सुतून है वो रियासत का, जबकि जो दूसरी डिबेट है वो ये कहती है कि सोसाइटी जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट अंदाज में चलती है। और इसके एक बहुत मशहूर जो थ्योरिस्ट है वो पियर बोर्डवा थे, उनकी थ्योरी थी फील्ड थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि फील्ड में, यानी फील्ड वो कह रहे हैं सोसाइटी को, कि जिसके अंदर डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट परतें हैं जो इंटरकनेक्टेड है लेकिन वो इवनली ग्रो नहीं कर रही, वो पावर डायनामिक्स के बेसिस पे ग्रो करती हैं। और मीडिया का काम ये होता है कि वो उन पावर डायनामिक्स का को एक आईना दिखाए बनिस्बत इसके कि वो उनको ऐसे प्रेजेंट करे कि जैसे ये तो नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है और माशरा तो ऐसे ही चलता है। तो इसमें उन्होंने जो है वो एक रिलेशनशिप डिफाइन किया था इकोनॉमिक और कल्चरल कैपिटल का। कल्चरल इसलिए क्योंकि मीडिया स्टडीज जो है वो कल्चरल स्टडीज के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा या जो कल्चर क्रिएट करने का जो सारा मामला है ये सब मीडिया के थ्रू होता है। तो लिहाजा कल्चरल स्टडीज के अंदर मीडिया स्टडीज को कंसिडर करेगा एज अ वाइडर फील्ड।
तो उन्होंने बताया कि कल्चरल कैपिटल उसी के पास होगा जिसके पास इकोनॉमिक कैपिटल होगा। तो जो मीडिया ओनर्स आपके जिनके पास इतना कैपिटल है कि वो एक मीडिया का इदारा खोल के बैठे हुए हैं, वही कल्चर आपको उन मीडिया के इदारों के थ्रू बता रहे हैं कि जो उनका कल्चर है या जो जिस कल्चर से उनको फायदा पहुंचेगा। तो ये एक उसने रिलेशन जो है वो डिफाइन किया था। और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो करीब करीब यही कहता है कि मीडिया जो है वो एक प्रोपेगेंडा का टूल है कि जिससे एक बोर्जुआ कैपिटल जो है वो इसी तरह से जो है वो यूज करता है कि वो कल्चरल हेजेमनी बनाने की कोशिश करता है रूलिंग क्लासेस। जो मार्क्स का बहुत मशहूर जुमला है कि रूलिंग आइडियाज आर रिलेटेड टू द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लासेस। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि आपको मीडिया, एक न्यू लिबरल मीडिया जो है वो आपको क्या कहते हैं चीजें बताएगा, वो खबरें बताएगा, वो कंटेंट देगा जिससे आपको एक सर्टेन क्लास की हेजेमनी जो है या एक सर्टेन लाइफस्टाइल की हेजेमनी जो है वो बनी। और ये सब कुछ हुआ जब कल्चर जो है वो कमोडिटी बना। न्यू लिबरलिज्म के अंदर जो है वो जब हमने ये बात की थी कि मीडिया पॉलिटिकल हुआ करता था, बेसिकली मीडिया इंफॉर्मेशन जो थी वो कमोडिफाइड नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने जर्नल्स निकालती थी, अपने खर्चे पे निकालती थी और उनकी जो मास डिसएमिनेशन होती थी वो पॉलिटिकल पार्टी खुद करती थी। लेकिन जब वो उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाती थी बेसिकली। लेकिन जब कमोडिफिकेशन शुरू हुई इंफॉर्मेशन की, उन्होंने कहा जब हम इंफॉर्मेशन को भी बेच के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट। फिर जो है वो मीडिया के ये सारे खदोखाल जो है वो अब उस शक्ल में उन्होंने जो है वो लाने की कोशिश की कि कहाँ पे जो है वो हम मीडिया को बेच के उससे कितना जो है वो प्रॉफिट ड्राइव करेंगे, फिर किस तरह की खबर कितना प्रॉफिट देती है। इस चीज ने जो है वो डिफाइन करना शुरू किया आपकी मीडिया प्रैक्टिसेस को, इंस्टेड ऑफ अगेन वो खबरें, वो इश्यूज के जो आम आदमी को यानी जो कंज्यूमर है उस मीडिया का उसको इम्पैक्ट करते हैं। इससे जो है वो जाहिर है पूरी डिबेट निकली कि किस तरह से हमें एक ऐसे मीडिया की जरूरत है जो प्रोलेटेरियन है, जो काउंटर एक्ट करता हो न्यू लिबरल मीडिया। अगेन इस पे भी हमने बात की है कि जर्नलिज्म और क्लास स्ट्रगल किस तरह से जो है वो आपस में जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ इनकी स्ट्रगल है। तो इसी तरह सप्रेशन जो है वो टैक्टिक है एक क्या कहते हैं नैरेटिव्स को मेंटेन करने की। ये तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिवीजन जो हमने सारी बात की है उसके ऊपर। और क्या कहते हैं किस तरह जर्नलिज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्लास के ऊपर बात नहीं करती, वो क्लास इश्यूज को, क्लास स्ट्रगल्स को क्या कहते हैं अब उनका फोकस नहीं होता है। सो मच सो कि आप अब मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी कोई रिसेंटली भी क्या बल्कि मेरे ख्याल से जमाना हुआ कभी किसी ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्रिटिक सुनी है मीडिया के किसी भी चैनल से या पेपर से? अगर किसी ने सुनी है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो ये पूरा यानी आप समझिए जो लेफ्ट विंग आपकी डिबेट्स थी वो तो अब सिरे से खत्म हो गई है। डिबेट ये जरूर होती है कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है उसका प्रोसेस कितना अच्छा है कितना बुरा है और कौन कौन सी कंपनियों ने जो है वो बोली लगाई है, किसने नहीं लगाई है, क्या हुआ है। ये डिबेट्स होती रहेंगी, लेकिन ये डिबेट कोई नहीं करेगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन इन इटसेल्फ कोई सोल्यूशन है या नहीं। तो ये जो सारी आपकी क्या कहते हैं जो डिबेट्स है, या इसके अलावा एक और एग्जांपल ये होगी कि जब बल्दिया फैक्ट्री फायर का वाकया हुआ बहुत से लोगों ने बहुत रिपोर्टिंग हुई, लेकिन कितने लोगों को पता है कि उस फैक्ट्री के ओनर्स का नाम क्या है या उनकी कौन कौन से बिजनेसेस थे। तो ये वो डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिपोर्टिंग है कि जब क्लास के इशू को मीडिया कवर भी करता है तो वो इतना डीकॉन्टेक्चुअलाइज करके उनको कवर करता है कि आपको पढ़ने वाले को कभी भी पूरी पिक्चर नहीं पता चलती कि ये जो इशू है जिसकी बात हो रही है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसके आसपास, क्या उसकी
मटेरियल कंडीशंस क्या हैं, कुछ कोई बात नहीं, आपको सीधी सीधी खबर दी जाएगी एंड दैट्स इट। तो ये है वेपनाइजेशन ऑफ नॉन आइडियोलॉजी। इसको ये बड़ा मशहूर शॉन फेरान एक थ्योरिस्ट है मीडिया के, उन्होंने जो है ना वो बात की कि मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यू लिबरल मीडिया जो है वो बेसिकली उसने उसने पूरी टर्म दी कि द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन आइडियोलॉजी, कि अब जो आपका मीडिया है वो उस आइडियोलॉजी के तहत चलता है कि जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, या कोई भी इंसान किसी भी पर्सपेक्टिव आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर वो आ रहा है तो वो गलत कर रहा है। और एक जबकि इट इज़ एन इल्यूजन कि आप जो है वो मीडिया जो है वो किसी नॉन आइडियोलॉजिकल है, वो आज भी उतना ही पॉलिटिकल है जितना वो पहले था। बस अब सिर्फ फर्क इतना है कि वो अब जो पॉलिटिक्स करता है वो क्या कहते हैं बोर्जुआ पॉलिटिक्स है, बजाय इसके कि वो वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स। और इसी तरह से जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स को मैनिपुलेट करना, उसको पॉलिटिकल नेचर मीडिया की उसकी शक्ल खराब करना, ये सारी चीजें जो है वो अब आपको इस नॉन आइडियोलॉजी के थ्रू जो है वो करते हुए नजर आते हैं। फिर एक और डिबेट है ग्लोबल जो डिवाइड है जर्नलिज्म का, उसके अंदर जो मेरा पहला पॉइंट है डिस्पैरिटी इन जर्नलिज्म क्वालिटी, इससे मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो बाहर या जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म करते हैं, ये नहीं कह रही। इससे मेरी मुराद ये है कि वो रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं आपको, यानी वो जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस या वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स या वो रिसोर्सेज जिससे आप बोले कि यार एक अच्छा जर्नलिज्म हो रही है या एक रोबस्ट मीडिया है इस मुल्क का, वो तो तमाम चीज़ें आप ग्लोबल साउथ के मीडिया के इदारों में आपको नजर नहीं आती, और उनको जज इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है वो किया जाता है कि यार आपके पास ये रिसोर्सेज तो है नहीं, तो यू आर ऑब्वियसली नॉट एज प्रोफेशनल मीडिया, जो कि एक वेस्टर्न ममालिक के अंदर आपको मीडिया दिखाई देता है। फिर इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हैं जिसके अंदर आपकी लोकल मीडिया को चलना पड़ता है, यानी कि ये जो लिबरल मीडिया मॉडल है उसका एक कहते हैं ये वहीं से आया हुआ एक प्रोजेक्ट है। ये जो लिबरल मीडिया था ये बेसिकली वेस्ट से ही आया था, और उन्होंने कहा था कि अब कोई भी यानी काफ़ी प्रोग्राम्स चले, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी मेन स्ट्रीम इदारा होगा उसको एक सर्टेन मीडिया स्टैंडर्ड्स जो है वो उनके ऊपर उतरना पड़ेगा, और वो मीडिया स्टैंडर्ड्स जो है वो एक लिबरल आइडियोलॉजी से आ रहे होंगे। वो फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस को जो है वो कहते हैं इनकरेज कर रहे होंगे, बजाय इसके कि वो वर्किंग क्लास मीडिया की जो है वो बात करें, या पॉलिटिकल एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, कभी फंडिंग के होते हैं, बहुत सारी इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें आपका जो ग्लोबल साउथ का मीडिया है उसको क्या कहते हैं सब्जेक्ट किया जाता है कि यार आप जब तक इन स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतरेंगे आप क्या कहते हैं यू आर नॉट अ गुड इनफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। ओवरलुक्ड क्रिटिकल नैरेटिव्स, आई थिंक इसकी तो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो अगेन प्राइवेटाइजेशन की है। फिर किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होती है, अगेन डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड आपका जो है वो मीडिया जितना भी वो कॉन्टेक्स्ट लैक करेगा उतना ही उनको जो है वो अच्छी एक न्यूज स्टोरी लगेगी। तो क्रिटिकल नैरेटिव्स भी होते हैं। आई थिंक अगेन यहाँ पे मैं बात करूँगी क्या कहते हैं ये पॉइंट हो गया ये रीइंफोर्समेंट ऑफ न्यू लिबरल डोमिनेंस। इसमें जो गाजा की जो पूरा आई थिंक जो कवरेज थी, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है वो सवाल उठाए कि ऐसा कैसे हुआ कि जब एक मीडिया यानी ममालिक जो है वो ये कहते रहे कि यार ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए मीडिया, वो खुद इतने पॉलिटिकल हो गए एक इशू की कवरेज के लिए कि वहाँ पे जो है ये डिबेट पूरी खुल के सामने आई कि यू एक्चुअली एज पॉलिटिकल एज यू से यू आर नॉट। तो ये लेकिन बारे जो यहाँ के इदारे थे हमें फिर भी जो है वो रॉयटर्स से खबरें उठाना पड़ी, हमें फिर भी जो है वो AFP यानी ये वायर एजेंसीज हैं जो बाहर ममालिक में चलती हैं, जो दुनिया में ग्लोबली जो है वो खबरें डिसेमिनेट करती हैं।
तो ये जिस एंगल से रिपोर्ट कर रही होती है आपको भी उसी एंगल से जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप वहाँ पे कोई डेडिकेटेड फुल टाइम रिपोर्टर रख सकें। कुछ मीडिया के इदारों के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी ग्लोबल साउथ की मीडिया के इदारे हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो कोई डेडिकेटेड जो है वो कोई रिपोर्टर्स वहाँ पे रख सके, तो उनको रिलाई करना पड़ता है वायर एजेंसीज के ऊपर। तो वायर एजेंसीज जो है वो किस तरह से किसी इशू को रिपोर्ट करनी है, आप यू आर बाउंड टू कैरी, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, आप एंगलिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत, आप कौन से यानी डेथ टोल अगर रिपोर्ट करना है पैलेस्टाइन का या क्या कहते हैं जो अक्टूबर 7 को होगा उसका, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, लेकिन जो खबर वहाँ से आ रही है यू कैन नॉट गारंटी कि ये कोरॉबोरेटेड है ये नहीं है, या इन्होंने कितना होमवर्क किया है कितना नहीं किया, क्योंकि वो कोई भी खबर चला देते थे वो होता था फ्रॉम थ्रू रॉयटर्स सोर्सेज। एंड आई थिंक इसकी बहुत बड़ी खबर जो डिबंक की थी वो खामनेई के ऊपर इन्होंने एक स्टोरी, जब हसन नसरुल्लाह को जब शहीद किया था उसके बाद उन्होंने जो है वो एक खबर लगाई थी रॉयटर्स में उसके अगले दिन कि खामनेई जो है वो बंकर में चले गए, वो अंडरग्राउंड हो गए। 2 days later he addressed फ्राइडे प्रेयर पब्लिक गैदरिंग, बहुत पब्लिकली, और उन्होंने उस चीज़ को जो है वो, तो ये मतलब ये आप सोचें कि एक इदारा अमेरिका में बैठा हुआ उसने खबर बनाई और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबल पॉलिटिक्स में, एक दूसरे मुल्क के एक लीडर को उसको रद्द करने के लिए एक इतना पॉलिटिकल इक़दाम जो है वो लेना पड़ा। तो दिस इज द इम्पैक्ट जो एक न्यू लिबरल मीडिया है वो क्रिएट करता है अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू। भारत, तो ये हमारी टॉक का आखिरी हिस्सा है कि इस सब का काउंटर क्या है। काउंटर ये है कि आप ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जो है वो सवाल उठाएं कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक ही तरह की क्यों होनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी इन इटसेल्फ क्या है, इसके ऊपर जो है वो डिबेट करें। रेवोल्यूशनरी एजुकेशन यानी कि जो आपके रिपोर्टर्स हैं जो एडिटर्स हैं उनको उनसे जो है वो उनको एजुकेट किया जाए क्लास क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरह से जो है वो आप कौन से इश्यूज को आप किस तरह कवर करें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसका आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करें। ये सारी चीज़ें प्रोलेटेरियन मीडिया ओनरशिप के लिए हमारा बड़ा ख्वाब है कि मीडिया जो है वो उसकी जो ओनरशिप है वो आम आदमी के पास हो, बजाय इसके कि वो बड़े सरमाएदारों के पास हो, और इंटरनेशनल सॉलिडारिटी आप क्रिएट करें कि जिसके अंदर मीडिया जो है वो मेन टूल ना हो, बल्कि वो भी किसी वो सिर्फ आइसोलेटेड एक ही कंट्री में ना चल रहा हो, बल्कि उसकी कोई रीजनल उसका एक नेटवर्क हो, उसका इंटरनेशनल एक नेटवर्क हो, और ये लोग जो है वो डिफाइन करें कि जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बजाय इसके कि वो लोग कि जो बिजनेस ओन करते हैं, जर्नलिस्ट नहीं है ये सब। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे, ये कह देना कि जी डिमिस्टिफाई ऑब्जेक्टिविटी और मीडिया जो है वो उसकी प्रोलेटेरियन ओनरशिप हो, बनाना हो, ढिमकाना हो, ये बातें अच्छी और सही हैं और होनी चाहिए, लेकिन इसका हल ये करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप किसी एनजीओ को उठाएं और आप उनसे लें प्रोग्राम और आप बोलें कि यार मैं जर्नलिस्ट को जो है वो ट्रेन करूँगा। इसका सिर्फ एक हल है, और वो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर आप एक ऐसा मीडिया पैदा करें कि जो मासेस लेड हो और मासेस की खबर मासेस तक पहुंचा रहा हो। ये बहुत की है समझने के लिए कि ये भी चीज़ आप बगैर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग के अचीव नहीं कर पाएंगे। इसकी अगेन मैं एक मिसाल दूंगी कराची बचाओ तहरीक की कि इट वाज किस तरह नैरेटिवाइज करना है, किस तरह से इस पूरे इशू को खबर बनाना है। ये पूरी मीटिंग्स होती थी जिसमें हम मीडिया स्ट्रैटेजीज जो है वो डिस्कस किया करते हैं कि
अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसकी कवरेज कैसे होगी, उसको उसमें कौन सा इशू हम उठाएंगे, कौन से लोगों को जो है वो हम क्या कहते हैं प्रोमिनेंस देंगे अपने कंटेंट के थ्रू, कि हम जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं वो क्या बात कर रही है, हम जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं वो क्या किस तरह का है और कौन वो सारी बातें कर रहे हैं। तो ये आपको जो है ना एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट जो है वो लगानी होगी थ्रू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग, जिसके थ्रू आप ऐसे मीडिया के इदारे जो है वो स्टैब्लिश कर पाएंगे कि जो आम आवाम की जो है वो बात करें। बहुत शुक्रिया, इतना ही। ओके, तो क्वेश्चन आंसर सेशन है और मुख्तसर और पॉइंटेड क्वेश्चन की तरफ बात बस मेरे ख्याल से इससे मुख्तसर कुछ नहीं हो सकता जो बताने के लिए। मुझे सिर्फ इतनी बात पूछनी है कि गजा की जो जंग रही उसमें अल जज़ीरा के तरफ से बहुत फॉलो करते हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग और बीबीसी की और CNN की रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है, इवन फ्रांस की तो इंग्लिश की होती है। तो इस पर आप बताइए कि अल जज़ीरा कैसे जिंदा रहा, या हालांकि उसमें बहुत पाबंदियाँ रहती हैं, अल जज़ीरा ने किस तरह से कुछ हक़ाइक़ को जो है सामने ला करके रखा, वो ज़रा सा क्या मैकेनिज्म हो सकता था वो देखिए अल जज़ीरा जो है वो उसका अगेन जो उसकी लाइन गाजा के ऊपर है वो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की और उनकी काफ़ी सारे बल्कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे वो डायरेक्टली इस जंग का जो है वो निशाना भी बने। लेकिन अल जज़ीरा भी जो है वो ज़ाहिर स्टेट मीडिया है, वो स्टेट कतर जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट के साथ वो अलाइन करता है। तो अगर आपने गाजा के अलावा सीरिया की उनकी रिपोर्टिंग देखी, लेबनान के अंदर जो हुआ है उसकी अगर आप रिपोर्टिंग देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क है। तो वो सही है, बात यही है कि हर मीडिया का इदारा जो है वो अपना कोई ना कोई उसका एजेंडा होता है। हैविंग एन एजेंडा इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि वो सिर्फ एक ही तरह का एजेंडा क्यों है जिसको जगह दी जाती है। तो अल जज़ीरा जो है वो जब उसको आप उसकी अगर वो रिपोर्टिंग भी देखेंगी कि जिसमें यूएस की जो पॉलिसीज हैं उनको वो कितना कम क्या कहते हैं क्रिटिक करता है, ये भी मतलब नहीं, मेरा सवाल मेरा मैं पहुंचा नहीं सकता। देखिए वो भी जिस सरमाएदार निज़ाम का हिस्सा है जज़ीरा, हम सब उससे वाकिफ हैं। असल में बैठकर वो रेवोल्यूशन तो नहीं ला रहे ना, वो तो वही अपना काम कर रहे हैं जो दुनिया BBC करे या CNN कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्पेसिफिकली अल जज़ीरा के मामले में जो है वो सॉरी गजा के मामले में अल जज़ीरा वालों को काम करने का मौका कैसे मिले, जबकि तमाम दुनिया के जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने गजा के बारे में एक तो खबरें गायब की, झूठ बोला, कम से कम दिखाया, और अगर दिखाया तो उसको मनफी हवालों से दिखाया। उसमें अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग मेरे लिए थोड़ी सी तशवीश का बात, हैरानी का नहीं, तशवीश का कि मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो आप बताइए। नहीं, आई थिंक उनको मौका क्यों मिला, मौका तो हर मीडिया इदारे के पास था कि वो जाते, और आई थिंक ये जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री थी, हमास की, सबने जो है वो जब जंग शुरू हुई थी उन्होंने कहा था कि आप आए, हम आपको जो है वो सेफ पैसेज देंगे और हम बताएंगे आपको, आप ग्राउंड से रिपोर्ट करें। दे चोज नॉट, क्योंकि उनके जो यानी वो जहाँ पे क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्ड है वो बहुत मुख्तलिफ रियासतें हैं, उनकी पॉलिसीज जो है वो अलग है गाजा को लेकर एज अपोज टू अल जज़ीरा। अल जज़ीरा के पास ये स्पेस था क्योंकि वो यूएस में नहीं था, वो कहीं बरतानिया में नहीं था कि जिसके ऊपर जो है कोई सैंक्शन लगता या उसका दफ्तर जो है वो बंद किया जाता। अल जज़ीरा के पास बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि वो कतर में बेस्ड था, और कतर की जो पॉलिसी थी गाजा को लेके वो बहुत डिफरेंट थी। ऑब्वियसली कतर जो है वो स्टेट था कि जो मीडिएट कर रहा था सारे, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट था अल जज़ीरा। सिंपल सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने कहा वो खबर छपती है जिसको लोग देखते हैं ज़्यादा लोग, चाहे जिसका ताल्लुक हमारे माशरे से हो, दूसरी चीज़ ये कि एंकर पर्सन में वो बंदा जिसको लोग देखना पसंद करते हैं।
क्या इसी तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो एंकर की सीट आने वाले वक्त में एंकर की सीट में टिकटॉकर नजर आएंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मेरे बारे में ये नहीं कह रही कि खबर वो बनती है जो लोग देखना चाहते हैं, लोग कुछ और देखना चाहते हैं, लेकिन उनको जो दिखाया जाता है वो कुछ और वो यही है। ये जो आपका सवाल है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एंकर भी जो है वो इदारे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंकर ऐसा नहीं है। अब तो जो जिसको आप मेरे ख्याल से जिसकी तरफ आपका इशारा है वो शायद व्लॉगर्स या उस तरह के लोग हैं जो यूट्यूब पे अपने चैनल्स चला रहे हैं, वो मुख्तलिफ हैं। एंकर पर्सन जो है वो मुख्तलिफ हैं, थोड़ी टेक्निकल इसके अंदर जो है वो डिफरेंसेस है। या आप मीडिया के इदारों के एंकर्स की बात करें। बिल्कुल, मीडिया में अभी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से मशहूर होने के बाद मीडिया में बैठे हैं, जैसे सैयद मुजम्मिल है, ये सोशल मीडिया से मशहूर होकर नहीं आगे बैठा है। ये बेसिकली जो है ना वो एंकर्स अब जो है वो ज़ाहिर डिजिटल मीडिया का जो अब सारा दौर चल रहा है उसके अंदर ये जो लाइंस हैं वो अब काफ़ी हद तक ब्लर हुई हैं कि कौन जो है वो एंकर होगा कौन नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉकर जो है वो सिर्फ इसलिए किसी मीडिया के इदारे में आए कि उसकी जो है ना वो फॉलोइंग है, वो बिल्कुल वो भी है उसके वो क्या कहते हैं वो भी एक हकीकत है। लेकिन ये कि एंकर पर्सन कौन है कौन नहीं है वो जो भी है बहरहाल वो जब टीवी पे आएगा तो उसको एक तरह की बात करनी पड़ेगी, उसके अलावा वो कोई बात नहीं कर सकता। बाकी जो है वो जाहिर जब इतना कुछ हो गया मीडिया के साथ तो आप नहीं हैरान होइएगा अगर कोई टिकटॉकर ही जो है वो आगे आपको बताए कि वो साफ है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो बेसिकली जो है वो चलाते यूट्यूब चैनल्स थे, लेकिन अब उनका शुमार जो है वो सहाफ़ी में होता है। और अब ये डिबेट करना बड़ा आसाब हो गया है कि वो सहाफ़ी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कितनी कोरोबरेटेड है कितनी नहीं है वो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो दे रहे हैं, अब इसका क्या कर सकते हैं। आपका सवाल? अच्छा, तो माइक और कोई सवाल? एक मिनट। ओके, सो मेरा सवाल ये है कि एक तो हमने अल्टरनेटिव मीडिया की बात की, उसकी पावर की बात की, वो शायद बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो कंसंट्रेशन है हमें नज़र आती है कि मीडिया पहले बहुत सारे चैनल होते थे, उनका आपस में भी कोई कंपटीशन होता था, लेकिन अभी हमें ये नज़र आता है जैसे इंडिया में या टर्की में या इवन शायद पाकिस्तान में भी ये होता जा रहा है कि बहुत सारे भांत के चैनल होते हैं, लेकिन वो सारे एक या दो ग्रुप्स की बंदियां होते हैं। तो उनका जो वो एक आपसी कंपटीशन की वजह से भी कोई अगर सच्चाई सामने आने का इम्कान होता था वो भी खत्म होता जा रहा है। उसका पाकिस्तान में किस किस्म का रुझान है उसके हवाले से, यहाँ क्या चल रहा है यहाँ के अंदर मीडिया में? नहीं, यहाँ पे भी जो है वो ऐसा ही है। ये एक आई थिंक इट्स एन अनसेट पॉलिसी कि आप किसी भी दूसरे मीडिया के इदारे के खिलाफ कुछ रिपोर्ट नहीं करें। तो ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है। इनफैक्ट इस हद तक है कि कोई अगर हायरिंग भी हो रही होती है एक इदारे से किसी दूसरे इदारे में, तो भी मीडिया ओनर्स जो है वो दूसरे मीडिया ओनर को ये कह देते कि यार तो मेरे इतने लोग नहीं लोग, तो वो एचआर को एज पॉलिसी डिक्टेट किया जाता है कि आप इस इदारे से आप हायरिंग नहीं करना। तो ये इस हद तक एक दूसरे के इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कंपटीशन तो अब इस तरह का कुछ रहा ही नहीं है। आई थिंक अब सारे मीडिया इदारे जो हैं वो उनको एक गाइडलाइन जो है वो मिल गई है ऊपर से, और वो कहते हैं कि आप इसी के अंदर आप रिपोर्ट करें ना, आपका आपस में कोई कंपटीशन है और हमें तो आप बिल्कुल भी कुछ भी होना चाहिए। अच्छा सॉरी, इसमें एक थोड़ा सा जरूरी सवाल भी था। जैसे हमने एनडीटीवी देखा, एनडीटीवी बड़ा मशहूर था कि वो कुछ थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको भी खरीद लिया उन्होंने, और खरीदने के बाद जो उसमें से इस किस्म के लोग थे जो किसी हद तक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते थे, वो तस्वीरें दिखाते थे जो शहर से बाहर की मशहूर आम लोगों के हालात, उनको उन्होंने सबसे पहले फायर किया। तो इस ट्रेंड का पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट को निकलते हुए नजर आते हैं। वो वाली साइड क्या हमें इधर भी नजर आती है? मेन मीडिया में मैं वो वाले की बात नहीं कर रहा जो कारोबारी है, जैसे मिसाल के तौर पर जियो है या
डॉन है, क्या उसमें भी ये वाली पॉलिसीज नजर आती हैं? फिर पॉलिसी समझी नहीं मैं आपको। यानी जैसे मिसाल के तौर पे एनडीटीवी में से वो कौन थे साहब जो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग रवीश करते थे? कुमार। हाँ, वो खरीदा जब इन्होंने तो उन्होंने उसको निकाल दिया। बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये जिसको आप कहते हैं कि प्रॉपर जर्नलिज्म वाले जो इदारे हैं, डॉन या फिर जियो, उसमें ये वाली पॉलिसीज किस तरीके से, किस हद तक जो है उस पर अमल हो रहा है कि भाई ये कोई भी अगर साफ सुथरा जर्नलिस्ट है तो उसको निकाल के बाहर करो, हमें इसको भी जो है वो साफ सुथरा करना है, अपने हिसाब से पर्चिंग करनी है वहाँ पे जो अवामी किस्म की जरूरत है। नहीं, ये तो हुआ है यहाँ पे। आई थिंक स्पेशली जो पीटीआई के दौर में, दौर हुकूमत में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट थे जो इवेंचुअली काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस को जो है उनको निकालना पड़ा था। तलत हुसैन उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बहुत प्राइम टाइम शो था उनका, बहुत ये कहते हैं ट्रैक्शन आती थी, सब कुछ था, बट क्योंकि वो कंट्रोल में शो से नहीं आ रहे थे तो उनका पूरा शो जो है उन्होंने बंद करवा दिया। और नुसरत जावेद हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ ये हुआ है। और साथ में जहाँ वो नहीं कंट्रोल कर पाए, जैसे हामिद मीर जैसे लोग हैं, दैट वो एक बहुत बड़ा शो है। वो अगेन वो जितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है जब ग्रुप को, वो कोई और शो नहीं करके देता। तो उसके अंदर जो है वो फिर दूसरे टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। उनको भी इनफैक्ट हामिद मीर को भी जो है वो काफ़ी टाइम उनको उनका भी शो बंद किया था, बट ऑब्वियसली पीछे कोई ना कोई जो है वो डील होती है, उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है।